गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत बढ़िया हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। हम लोग अब आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों बहुत थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएंगे आज उस पे, क्योंकि कल मैं जब बना रहा था इसका मतलब जैसे वैसे तो मेरे पास इसका पीपीटी बना हुआ था पहले से, फिर भी मैंने आपके बैच के हिसाब से जब इसको डिजाइन करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे ऐसा लगा आपके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वैसे तो इस चैप्टर में अगर आपने थर्मल कंडक्शन पढ़ा होता तो थोड़ा बहुत वहां से हम डिराइव कर देते रिजल्ट और बोल देते थर्मल कंडक्शन से इसको रिलेट कर लो। लेकिन क्योंकि थर्मल कंडक्शन में मामला ऐसे ही हिला हुआ था तो यहाँ पे कई चीजें हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। प्लस हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो हमारे बीच में जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों ने हो सकता है बैटरी और रेजिस्टेंस के बारे में उतना केयरफुली नहीं पढ़ा हो, तो कई लोगों के दिमाग में थोड़ा सा मामला ऐसा हो सकता है कि उतना क्लियर ना हो। तो मैं आपको जो है देखो, चैट पे कोई नेगेटिव बातें नहीं करो, है ना। और मैं कोई डिस्कशन में नहीं घुसूंगा और किसी के लिए भी कुछ ना गलत लिखना है, ना मेरे लिए गलत लिखो, मेरा रिक्वेस्ट है, ना किसी के लिए बच्चों, है ना। हम लोग सब फ्रेंड्स हैं और सब एक दूसरे की बात समझते हैं, जानते हैं। इसलिए कभी भी जैसे तुम लोग किसी टीचर के बारे में भी यहाँ नेगेटिव बोलते हो, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कभी गलत नहीं लिखिए, क्योंकि हम सब आपस में दोस्त हैं, हमारे बीच में बेकार में क्यों आप। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग सब लास्ट तक आपके साथ जुड़े हुए हैं और जब तक है जान है ना। कोई स्ट्रेस मत लो, आपका पूरा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। ये क्या है, वो क्या है, वो क्यों है, ये क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। वो सब जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो मेरे पास आके बैठना, मैं आपको सारे पिक्चर समझाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन के बाद। ऐसे मैं बच्चों को ये भी बोलता हूं कि हम मेरे घर में जैसे मैंने एक डेन बना रखा है, एक ऐसा रूम बना रखा है जिसमें मैं जो है अपना PS4 और PS5 और खेलता हूं और उसमें रिलैक्स करता हूं। वो रूम में एंट्री तभी मिलती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी आपको IIT या NIT या बिट्स में जब कोई सीट मिल जाती है, या VIT में, मणिपाल में, ऐसे मैंने कुछ 15-20 कॉलेज अपने दिमाग में बना रखे। अगर आपको उसमें सीट मिली तो आप मेरे दोस्त हो जाएंगे उसी समय। मैं आपका सीनियर हो जाऊंगा, आप मेरे जूनियर हैं, मैं आपसे पहले इंजीनियर बनाऊं, लेकिन जैसे ही मैं आपका सीनियर बन जाऊंगा तो फिर हमारे बीच में दोस्ती हो जाएगी। फिर आप उस रूम में इनवाइटेड है मेरे साथ, और फिर उस रूम में देखिएगा कितना मजा आता है, हम लोग सब मिलके टक 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 गेम खेलेंगे, ठीक है। तो तब आपके साथ मन की बात। अभी हमको पढ़ना है, तो मैंने ये पिक्चर इसलिए बताई जिससे कई लोगों के मन में होगा हाँ सर के साथ मुझे एक बार PS4 या PS5 खेलना है, मजा आएगा। चलिए तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। और कोई ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब मैं आपको 2-3, हालांकि मैंने इसमें भी बड़ी ट्रिक बना रखी है, लेकिन वो ट्रिक में घुसने के लिए थोड़ा सा प्री रिक्विजिट चाहिए। अच्छा, फीफा खेलते हो क्या? ठीक, मैं आजकल द लास्ट ऑफ अस 2 खेल रहा था। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ डिफरेंट शेप्स। मान लीजिए अलग अलग शेप के कुछ रेजिस्टेंस हमें दे दिए जाए और उसका रेजिस्टिविटी भी दे दिया जाए। सर अलग अलग शेप के रेजिस्टेंस का मतलब, मान लो एक सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस किसी ने दिया और इधर से करंट एंटर किया, इधर से निकल आया। आपने कहा जी ये क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L है और रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रेजिस्टेंस सिंपली हो जाएगा ρL/A। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने कहा इस सवाल को थोड़ा बदल दें और इसमें रेजिस्टिविटी को वेरिएबल कर दें, आपने कहा बिल्कुल कर दो जी। अब आप समझना जरा क्या हो रहा है। अगर हमने कहा कि ये पॉइंट को x = 0 और इस पॉइंट को x = L ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को A ले लेंगे और यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसमें रेजिस्टिविटी x डिस्टेंस पे बदल जाएगी, ρ = कुछ kx लिख देता हूं।
यानी x के साथ लीनियर फंक्शन बना दिया रजिस्टिविटी का, यानी यहां से यहां तक जाने में रजिस्टिविटी लीनियरली बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो सवाल यह पूछा कि व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस। तो ऐसे में आपको याद होगा जब भी कोई x का फंक्शन दिया रहता है तो हम x पे जाके एक dx का पतला सेगमेंट बना लेते हैं। रेडियस r का फंक्शन दिया होगा तो r पे जाके dr का फंक्शन बना लेंगे। इस तरह के कुछ वेरिएबल वाले एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपको दिखेगा ये एक पतला सा डिस्क बन जाएगा। इस पतले से डिस्क का एरिया तो a ही रहेगा, लेकिन इसका लेंथ l की जगह, l लेंथ की जगह इतने का लेंथ dx हो जाएगा। तो इस छोटे रेजिस्टेंस का वैल्यू रो l बाई ए की जगह रो dx बाई ए हो जाएगा। अगर इसके पीछे एक और रेजिस्टेंस हो और इसके पीछे एक और पतला डिस्क हो तो ये सारे डिस्क सीरीज में हो जाएंगे। सर सीरीज पैरेलल क्या होता है, क्या बात कर रहे हो? जब करंट सेम रहता है थ्रू आउट तब हम बोलते हैं सीरीज है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है थ्रू आउट तब हम बोलते हैं पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहां पे जब करंट चल रहा है तो सबके सब आगे 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 वाले ये जितने भी सेगमेंट्स बनाओगे सब सीरीज में हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमारा रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। अब यहां पे मैंने इतना फोकस इंटीग्रेशन पे इसलिए किया है कि अगर सीरीज है तो R इफेक्टिव का आंसर आपको बच्चों पता होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जब पैरेलल होता है तो 1 अपॉन R इफेक्टिव इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे होता है। तो जब सीरीज होगा तो dr को इंटीग्रेट कर देंगे, और जब पैरेलल वाले सेगमेंट बनेंगे तो 1 बाई dr को इंटीग्रेट कर देंगे। मैंने जो बोला वो समझ में आया क्या? जब हम dr को इंटीग्रेट करेंगे तो सीरीज होना चाहिए, और सीरीज में जब इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट R इफेक्टिव आएगा, और dr को जब रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेट करेंगे तो पैरेलल वाले सेगमेंट होंगे, और पैरेलल वाले सेगमेंट्स में जब हम इंटीग्रेट 1 बाई dr को करेंगे तो 1 अपॉन r आएगा, 1 अपॉन r। तो अलग अलग टाइप का आएगा, वो आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे मैंने रो की जगह kx लिख दिया, तो kx dx इंटीग्रेशन 0 टू l अपॉन a। इसको सॉल्व करा तो k x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो k l स्क्वायर बाय 2a ऐसा रेजिस्टेंस आ गया। आंसर हो गया, मामला खत्म हो गया। तो कुछ इसी तरह के एक दो शेप बेस्ड रिजल्ट मैं और करा रहा हूं, और उसके बाद में एक शॉर्टकट बता दूंगा तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। हां, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला सभी बच्चों को बचपन से ही पता रहता है। आयान अभी करता हूं, अभी इसको फिनिश कर दूं, फिर इस चैप्टर को ब्रेक भी करता हूं। फिर से लॉकडाउन होने लग रहा है सब जगह जो ऑफलाइन जाते थे बच्चे उनका मामला रुकावट में आएगा। आपको इस समय मेहनत अपनी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अब फिजिकल कोचिंग नहीं जा पाएंगे वो फिर से इंटरनेट पे इधर उधर ढूंढेंगे, किसी को अच्छा टीचर मिलेगा, कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा, कोई इधर उधर के वीडियो देखता रहेगा। उनमें से कई बच्चों के तैयारी में अब झोल फिर से आएगा। लेकिन आपको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और उस प्लेटफॉर्म पे आपका टीचर के साथ कनेक्शन भी सही बन चुका है और आप पूरा सिस्टम भी समझ चुके। तो अब पूरे मन से आप एक साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कई बच्चों से आप हर दिन अपनी मेहनत से आगे निकलते ही जा रहे हैं। अच्छा, हाँ यार मैं भूल गया, देखो स्विच वाले क्वेश्चंस को मुझे सॉल्यूशन भेजना था, मुझे कल याद ही नहीं आया ये करना है। अब मैं कोई और ही चीजों का सॉल्यूशन बनाता रहा और ये भूल ही गया कि स्विच वाले सवाल रह गए। ठीक है, इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड फिल्ड विद आयरन यानी Fe एज शोन इन द फिगर, और
एल्यूमिनियम और Fe दोनों का अलग अलग रेजिस्टिविटी दिया है, यानी अंदर वाले एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग है, मैं उसको सॉरी आयरन का रेजिस्टिविटी अलग है और उसका ρ2 है। अब ये दोनों के दोनों को ऐसे फंसा के और एक एंड से दूसरे एंड के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा, तो मैंने कहा भाई अगर यहां पे V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो लिखा है पैरेलल में है, पैरेलल रेजिस्टेंसेस। तो एक जो अंदर वाला है उसका फॉर्मूला रो एल का लेंथ 50 मिलीमीटर है, 50 मिलीमीटर अपॉन ए 2 मिलीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 का पावर -6। यहां पे जो स्क्वायर एरिया है वो 2 मिलीमीटर साइज का है। ये हो गया पहला रेजिस्टेंस R1, ये आयरन वाले का है। ऐसे ही दूसरा रेजिस्टेंस R2 निकालेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी ρ2, रो एल की जगह -3 अपॉन एरिया, उसका एरिया 7 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 49 में से 4 माइनस किया तो 45 इंटू 10⁻⁻6। आपको यह शायद समझ में आ गया होगा कि बड़े स्क्वायर के एरिया में से छोटा स्क्वायर का एरिया आयरन का है और साइड साइड वाला ऐसा एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग है, उसको ρ2 लिख देंगे, और आयरन की रेजिस्टिविटी अलग है, उसको ρ1 लिख देंगे, और दोनों को एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो हमको R1 और R2 आ जाएगा। तो R इफेक्टिव का आंसर पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कहानी में शेप और साइज ऑफ अलग अलग मटेरियल या ऑब्जेक्ट दिया है। अब सवाल यह है कि सर हमको कैसे पता चला पैरेलल है? यहां पे लिखा है फेस P से लेकर फेस Q के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। तो पहला वाला रॉड भी एक एज P पर है और दूसरा Q पर है, और जो बड़ा वाला डिब्बा है मतलब कि जो एल्यूमिनियम का है उसका भी एक फेस P पर है और दूसरा Q पर है। तो बोल रहे हैं बैटरी लगाना है एक टर्मिनल P पे और दूसरा Q पे, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आयरन वाले टुकड़े पर होगा P से Q के बीच में, वही पोटेंशियल डिफरेंस एल्यूमिनियम वाले का भी होगा P से Q के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब पैरेलल हो गए। पैरेलल में ऐसे ही तो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते थे, आपको याद होगा बचपन का कि ऐसे दो रेजिस्टेंस एंड टू एंड एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आपको शायद फिगर समझ में नहीं आया क्या? मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि आप कहां फंस गए। एक ऐसा क्यूबॉइडल डिब्बा है, अगर केवल एक होता, बोलता एक फेस ये है एक फेस ये है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ, तो आंसर ये एरिया ए हो गया। यहां से करंट एंटर करेगा और इधर वाले एरिया से करंट निकलेगा, इन दोनों के बीच में लेंथ एल है, तो हम लिखेंगे रो एल बाई ए रेजिस्टेंस होता है। इसके अंदर एक और छोटा डिब्बा फंसा हुआ है और उसका लेंथ भी एल है, लेकिन एरिया कुछ और है। अगर ऐसे होता कि एक डिब्बा ऐसे बनाया और जहां पे वो खत्म हो गया उसके बाद दूसरा डिब्बा लगाया और फिर पूछा जाता कि अब बताओ अगर यहां पे P है और दूसरे डिब्बे के अक्रॉस Q है तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस क्या है? तुम बोलते पहले वाले का R1 है दूसरे वाले का R2 है, इधर से करंट जाएगा उधर से करंट निकलेगा, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए। जो करंट एंटर करेगा वही पहले में चलेगा, वही दूसरे में चलेगा। यहां पे जो करंट एंटर करेगा उसमें से थोड़ा सा करंट एल्यूमिनियम से एंटर करेगा और थोड़ा करंट आयरन से एंटर करेगा और दोनों करंट मिला के टोटल करंट आएगा। तो ऐसे केस में पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल बैटरी के अक्रॉस दोनों एक साथ लगे पैरेलल, और एक के आगे एक लगा होता, एक का लेंथ खत्म हो गया उसके बाद दूसरे का लेंथ आता, फिर तीसरे का लेंथ आता, तो सीरीज हो गया। ठीक है, तो डायग्राम में एक एरिया के अंदर दूसरा एरिया फंसा दिया, लेंथ सेम है और उसी लेंथ पे बैटरी लगा रहे हैं,
तो बैटरी का एक टर्मिनल दोनों को टच कर रहा है और दूसरा टर्मिनल भी दोनों को ही टच कर रहा है, जबकि सीरीज में एक टर्मिनल एक को टच करेगा, फिर दोनों का आपस में बाउंड्री बनेगा, फिर दूसरा टर्मिनल दूसरे को टच करेगा, दूसरा टर्मिनल और बैटरी पहले को टच नहीं करेगा। यानी सीरीज में एक बंदा हाथ पकड़ के फिर ऐसे, फिर हाथ ऐसे पकड़ लिए, समझ गए क्या? ऐसे ये सीरीज हो रहा है और दोनों लोग एक ही साथ हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का, तो फिर पैरेलल हो गया। समझ गए क्या? अरे एरिया कैसे निकालते हैं भैया? वो 7 मिलीमीटर दिया हुआ है, एक स्क्वायर हो 7 मिलीमीटर का तो उसका एरिया होता है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो सर 49 होता है, आपने तो 45 लिख दिया। हाँ तो बीच में 2/2 का आयरन है, यानी कि एल्यूमिनियम 7/7 में से 2/2 का हटाना पड़ेगा, वहां तो आयरन है भाई। तो एल्यूमिनियम का कितना एरिया है? एल्यूमिनियम 7/7 माइनस 2 × 2, 7 × 7 माइनस 2 × 2। हाँ देखो, अब यहां पे बहुत सारी और फफूंद हो सकती है। कोई कह सकता है सर अंदर वाले रॉड का लेंथ अगर कम होता तो, अब कम हो या ज्यादा हमको दूसरे वाले एंड पर टच कराना ही पड़ेगा, तभी वो बैटरी के साथ काम करेगा, वरना मामला फंस गया। तो फिर ऐसे केस में अंदर वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या फिर मामला बिल्कुल फंस जाएगा। तो हम लोग अब उस डिस्कशन में नहीं पड़ रहे। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक का लेंथ ज्यादा हो, दूसरे का लेंथ कम हो, लेकिन फिर भी अगर एक एंड यहां है, दूसरे एंड को, दोनों के दूसरे एंड को क्यों बोल रहे हैं? जैसे एक रॉड इतना लिया और दूसरे रॉड का लेंथ ये लिया, लेकिन इन दोनों को थोड़ा सा और, एक रॉड इतने लेंथ का लिया, दूसरा रॉड इतने लेंथ का लिया और दोनों को आपस में जोड़ के बैटरी से लगा दिया, इन दोनों को भी आपस में जोड़ के बैटरी से लगा दिया, तो ये ρ1L1/A1 और ये ρ2L2/A2 ये दोनों पैरेलल में हो गए। लेकिन अगर ऐसे हो कि एक रॉड ये रही, दूसरी रॉड ये रही और फिर ऐसे बैटरी लगा दिया, अब ये सीरीज हो गया, तो आप बोलेंगे ρ1L1/A1 और फिर इसको बोलेंगे ρ2L2/A2। लेकिन अब सीरीज में लगाएंगे तो यहां से करंट एंटर करके सारा करंट घूम के यहां से निकल जाएगा। चलिए, a wire of resistance R is bent to form a square ABCD as shown in the figure। ये एक ऐसा सवाल है कि जो मैंने देखा कि कर लेना चाहिए था, तो अभी देख लो इसको। सीरीज पैरेलल का ही सवाल है, हालांकि सीरीज पैरेलल अभी मैंने लिखा नहीं है, वो भी ऐसे झाड़ू लगा देंगे क्योंकि सीरीज पैरेलल की इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि आया हुआ सवाल है इसलिए मैंने कहा एक बार इस तरह का भी सवाल देख लेते हैं। लिखा वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD। तो ये R/4 हो गया, ये R/4 हो गया, ये R/8 हो गया, ये R/8 हो गया, ये R/4 हो गया। क्या ये कोई समझ पा रहा है? हाँ जी सर समझ गए, क्योंकि एक R को 4 टुकड़ों में ब्रेक करा और एक R/4 को फिर से 2 टुकड़े बना दिए। यहां पे ENC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। मिड पॉइंट मतलब आधा वायर ये, आधा वायर ये। अब बोल रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटर रेजिस्टेंस बताओ E और C के बीच में। तो एक टर्मिनल E पे लेना है और दूसरा टर्मिनल C पे लेना है, यानी एक रास्ता पूरा सीरीज हो गया, ये वाला अलग, और दूसरा रास्ता अलग सीरीज हो गया, मतलब अलग हो गया ये, और ये दोनों रास्ते पैरेलल हो गए। यानी टर्मिनल्स E और C हैं बच्चों, टर्मिनल्स। तो अगर बैटरी लगाएंगे तो दो पार्ट में करंट डिवाइड होगा E से, एक DABC होके जाएगा और एक डायरेक्ट E से C जाएगा। तो ये R/4 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 यानी 3R/4 प्लस R/8 यानी 6R/8 प्लस R/8। ऊपर वाला रास्ता हो गया 7R/8, नीचे वाला रास्ता, ये वाला रास्ता हो गया R/8, और ये दोनों हो गए पैरेलल में। जरा बताओ क्या आंसर आएगा, सॉल्व करो।
बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। एक बच्चे ने कहा सर अलग अलग कलर से बना दो सर, बड़ा मजा आ जाएगा। जब कलर है तो बना लेते हैं। मॉड्यूल के बारे में भाई मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कब मिलेगा। हाँ, एक सवाल और है कि ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट देखो लिखा स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स रेडियाई ए एंड बी वेयर ए इज लेस देन बी एज इन द फिगर फिल्ड विद अ कंडक्टिंग मीडियम ऑफ रजिस्टिविटी रो। यानी बीच में जो मीडियम है उसकी रजिस्टिविटी कांस्टेंट है रो, और टर्मिनल्स एक इनर सरफेस पे है और एक आउटर सरफेस पे है। यानी कि अगर करंट फ्लो करेगा तो इनर सरफेस से आउटर सरफेस पे करंट फ्लो करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। हमने कहा इनर सरफेस पे जब करंट एंटर करेगा तो उसका एरिया अलग होगा। देखो यहां पे एरिया पाई 4 पाई ए स्क्वायर है, और जब आउटर सरफेस से करंट बाहर आएगा तो उसका एरिया अलग 4 पाई बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी रास्ते में एरिया बदल रहा है। मैंने क्या सोचा कि अगर बीच में किसी आर रेडियस पे जाके एक डीआर थिकनेस का पतला सा शेल बनाए। स्फीयर के अंदर हमेशा शेल बना लेते हैं, ये आपको याद होगा, डीआर थिकनेस का। तो इसमें ये शेल की थिकनेस इतनी कम है कि इसका एरिया ऑलमोस्ट कांस्टेंट 4 पाई आर स्क्वायर इमेजिन किया जा सकता है। ऐसे पतले पतले शेल्स अगर मैं बीच में बनाऊंगा तो सारे शेल्स एक दूसरे के साथ सीरीज होंगे, क्योंकि अंदर के सरफेस से क्रॉस करते हुए सेम करंट बाहर के सरफेस पे पहुंचेगा। तो बीच का कोई भी शेल, बीच का कोई भी शेल, बीच का कोई भी पतला शेल एक पतला सा शेल है। ये बीच में बीच का पतला सा शेल है। कोई भी पतला सा शेल अगले शेल के साथ सीरीज में, फिर अगले शेल के साथ सीरीज में, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, सब सीरीज में है। तो बताइए रेजिस्टेंस डीआर का वैल्यू हमको पता है रो एल बाई ए, क्योंकि पतले शेल का थिकनेस है डीआर, यानी करंट ट्रैवल कर रहा है डीआर थिकनेस विद एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और ये सारे के सारे सीरीज में हैं। तो सीरीज में क्या होता है कि आर निकालने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और पैरेलल में क्या होता है रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। लेकिन रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन आर आता है, डीआर को इंटीग्रेट करते हैं तो डायरेक्ट आर आ जाता है, इक्वल टू यहां लिखा रो डीआर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन का लिमिट है ए से बी, तो आर इफेक्टिव का आंसर आया रो। अब ये 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर हो जाएगा, रो अपॉन 4 पाई माइनस 1 बाय आर। इंटीग्रेशन लिमिट है ए से बी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का उल्टा, रो बाय 4 पाई 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। अगर इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रो बी माइनस ए अपॉन 4 पाई ए बी। क्या हमने कभी एवरेज रूल पढ़ा था बच्चों? क्या आपको याद है क्या एवरेज रूल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था क्या एवरेज रूल? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि 1 बाय आर स्क्वायर का एवरेज 1 बाय R1 R2 होता है, ऐसे कुछ करा था क्या? नहीं करा था तो कोई बात नहीं है। तो ये मोटा है, हमको कैसे पता सर इसमें इंटीग्रेशन करना है? इसमें तो रजिस्टिविटी कांस्टेंट दी है। मैंने ऐसे सोचा कि ये दो अलग अलग स्फीयर के बीच में मीडियम है, यहां पे मीडियम है, तो जब करंट एंटर करेगा तो उसका एरिया अलग होगा 4 पाई ए स्क्वायर, और जब बाहर निकलेगा तो एरिया अलग हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर। स्फीयर है ना, इसके अंदर वाले सरफेस से करंट अंदर एंटर करेगा तो 4 पाई ए स्क्वायर है, और जब बाहर वाले सरफेस से करंट बाहर निकलेगा तो 4 पाई बी स्क्वायर है। तो मैंने कहा भाई इसमें एरिया तो कांस्टेंट ही नहीं है, हमारा फॉर्मूला होता था रो एल बाई ए,
एल तो मुझे दिख रहा है, एल लेंथ मुझे दिख रहा है, लेंथ मुझे दिख रहा है, लेंथ हमें दिख रहा है, लेंथ क्या दिख रहा है, लेंथ हमें दिख रहा है बी माइनस ए, लेकिन एरिया बदल रहा है। फॉर्मूले में लिखा है रो एल बाई ए, यहां पे लेंथ तो बी माइनस ए है, लेकिन रेडियस तो हर समय बदल रहा है। तो अगर मुझे ऐसा पता होता कि यहां पे आंसर में 1/r² आने वाला है और 1/r² का एवरेज वैल्यू 1/r1 r2 होता है, r1 मतलब इनर रेडियस, r2 मतलब आउटर रेडियस, तो 1/r² का एवरेज वैल्यू मतलब अगर मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूं तो 1/r² की जगह 1/r1 r2 लगा सकते हैं। तो रो एल, एल की जगह लिख सकते हैं बी माइनस ए, देखो रो एल, एल की जगह हो गया बी माइनस ए, और 4πr², r² की जगह 1/r² की जगह 1/ab। लेकिन ये इंटीग्रेशन से ही कर लो यार, ऐसा क्या है। चलिए ये सवाल देखो 19 में आया, ये वाला आंसर हो। छोटा सा सवाल करके जाएंगे, आंसर तुरंत कड़ाक से आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा फ्रस्टम में मैंने बताया था, ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्या बात कर रहे हो भाई। मतलब अगर मैंने कहा क्या, कैसे यार मतलब क्या कुछ भी, ये कैसे हो सकता है, मेरे को बिल्कुल आपने निरुत्तर कर दिया। अगर हमने बोला कि ऐसा एक स्फीयर है जिसका छोटा इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है और इसके बीच का मटेरियल रो डेंसिटी का है। अच्छा एक और ट्रिक बताऊं क्या, एक और ट्रिक बताऊं इसमें, आपने इसका कैपेसिटेंस निकाला हुआ है क्या। चलो एक ट्रिक और बताता हूं, केटी ट्रिक। इफ शेप ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी इज सेम, सेम कर दिया, सेम, देन R इंटू सी इक्वल टू रो इंटू एप्सिलॉन नॉट के। बहुत बढ़िया बता रहे हो बच्चों, मैंने एक बार रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एवरेज रॉड का, क्योंकि रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड R1 से R2 तक ऐसे वेरी कर रहा होता है, तो 1/r² का फंक्शन 1/r1 r2 आ गया था, ऐसा कुछ याद होगा आपको। तो इस फॉर्मूले में अगर सीरीज में चल रहा हूं, नीचे 1/r² है, तो 1/r² को हटा के 1/r1 r2 कर दो, 2-3 सवाल के आंसर डायरेक्टली याद हो जाएंगे आपको। चलिए ये R इंटू सी, ये हमने फिर से ट्रिक बता दिया। ये रो क्या है, रजिस्टिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है डायलेक्ट, वो जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के वो है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। चलो बताओ मुझे कि अगर मैंने बोला कि ये जो स्फीयर है, अगर ये एक ए रेडियस और बी रेडियस का कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मीडियम भरा हुआ है, तो क्या इसका कैपेसिटेंस बता सकते हो। आपने बोला हां सर 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए, ऐसा बता सकते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा है तो के भी लगाना पड़ेगा सर। तो 4πε0 के ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस। अब पूछा गया इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो आपने बोला रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इज रो इंटू एप्सिलॉन नॉट के। तो इस इधर सी का वैल्यू लिख रहा हूं और सी से डिवाइड कर दूंगा, तो रो इंटू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन 4πε0 के ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट के काट दिया, रेजिस्टेंस का आंसर आया रो अपॉन 4πab इंटू बी माइनस ए। ये ट्रिक निकाली है, R इंटू सी।
अगर कुछ कभी भी शेप सिमिलर, आपको ऐसा लगे सर स्फेरिकल कैपेसिटर तो याद करके आए हैं, लेकिन पूछ लिया गया है स्फेरिकल रेजिस्टेंस का आंसर, कैपेसिटर से आप निकाल दो। सर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हमने पढ़ा था, तो क्या सिलिंड्रिकल रजिस्टर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले फ्रस्टम वाला कर लीजिए। यहां पे जो एरिया इधर से करंट फ्लो करा रहे और इधर से करंट बाहर आएगा, आपने कहा बिल्कुल सही लग रहा है, तो हमने कहा जो करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटरिंग फ्रॉम पाई ए स्क्वायर और करंट कमिंग आउट फ्रॉम पाई बी स्क्वायर, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर ये लेंथ एल पूछा जाए तो लेंथ एल है। हाँ जी, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। अभी हम लोग जो देख रहे थे उसमें ये रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाह रहे थे, और ऐसे फ्रस्टम टाइप का बना हुआ है, यानी कि इधर का रेडियस ज़्यादा है, इधर का रेडियस कम है, और ऐसा चलने पर तो मैंने बोला कि अगर आपको 1/r², जैसे ये रेडियस चेंज होता जा रहा है, तो फॉर्मूला रो एल बाई ए है, लेंथ तो एल है, लेकिन πr² जो एरिया है वो लगातार चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला ए से बी तक अगर रेडियस लगातार चेंज होगा तो 1/r² का एवरेज 1/ab लिख सकते हैं, तो रो एल अपॉन पाई ए बी ऐसा डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि भाई कैसे करते हैं, तो ये मैंने अभी अभी डिस्कस कर रहा था कि आप ऐसे x डिस्टेंस पे जाके dx का एक पतला सा सेगमेंट बनाओ, उस सेगमेंट का पतला सा जो एरिया आया, ये देखो ये एक पतला डिस्क जैसा बन गया, इस डिस्क का रेडियस r और थिकनेस dx है, और इधर देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब करंट इस dx थिकनेस को क्रॉस करेगा, तो dx थिकनेस को क्रॉस करेगा तो लेंथ चलेगा dx और एरिया हो जाएगा πr²। मैंने बोला जब रेडियस यहां पे a है और यहां पे b है, तो x इक्वल टू 0 पे रेडियस a है, x इक्वल टू l पे रेडियस b है, तो रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ x एक बना दिया। तो ये mx प्लस c जैसा है, c माइनस mx, माइनस क्यों? क्योंकि रेडियस डिक्रीज कर रहा, लीनियर फंक्शन है, माइनस mx कर दिया। तो ये लीनियर फंक्शन आप आराम से बना सकते हैं। यहां पे देखो ये रेडियस b है, ये रेडियस a है, तो इसका जो स्लोप बन रहा है, इस स्लोप को ध्यान से देखो आप, ये जो स्लोप आ रहा है वो b माइनस ए अपॉन एल, b माइनस ए अपॉन एल, सॉरी a माइनस बी अपॉन एल, तो इससे mx प्लस c कर दिया। फिर इस रेडियस को πr² वाले फंक्शन में r की जगह रख के dx अपॉन x² का इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए कैसे होता है, ये हमारा काम नहीं सिखाना, तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ी देर बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के टेम्परेचर डिपेंडेंस की। बहुत 10 साल में एक बार सवाल इसका आ सकता है, तो कई बार आया है, थोड़ा ध्यान से देख लो। यहां पे लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये जो ग्राफ है ये एनसीईआरटी में कॉपर के नाम से बना हुआ है कि कॉपर अगर एक मेटल है और उसका टेम्परेचर लगातार चेंज करते जाए रूम टेम्परेचर से आगे, तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर के साथ ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। लेकिन अगर छोटा मोटा चेंज इन टेम्परेचर करे, छोटा चेंज इन टेम्परेचर करे, तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर दिखेगा। फंक्शन कैसा है वो देख लो। रूल क्या याद रखना है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और उसके टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे ही हमने छोटा सा टेम्परेचर dt चेंज किया तो रेजिस्टेंस में चेंज होगा dr का। ये यूनिटरी मेथड की तरह है, जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस है और मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया, मान लो 100 ओम के रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया 1 ओम। 100 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस चेंज हुआ 1 ओम। अगर मेरे पास 200 ओम का रेजिस्टेंस पहले से होता और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते, तो उसमें सेम टेम्परेचर बढ़ाते तो चेंज आ जाता 2 ओम। क्यों? क्योंकि 100 ओम में 1 ओम का चेंज आया था। अब 200 ओम में 100 ओम के 2 पार्ट मान सकते हैं, पहला 100 ओम भी 1 ओम चेंज करेगा, दूसरा 100 ओम भी 1 ओम चेंज करेगा, यानी कि 2 ओम। तो 300 ओम रेजिस्टेंस लेंगे तो 3 ओम का चेंज आएगा। ये एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के इनिशियल वैल्यू के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा चेंज।
और टेम्परेचर जितना ज्यादा चेंज करोगे उतना ज्यादा चेंज होगा। तो अगर ये फंक्शन को ध्यान से देखें और dr के नीचे r ले अल्फा dt ऊपर छोड़ दें, तो dr बाई आर इक्वल टू अल्फा dt है, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दे, तो यहां पे अगर 0 से डेल्टा t या 0 से t इंटीग्रेट कर दे और ये r1 से या r0 से r तक इंटीग्रेट कर दे, तो r इज इक्वल टू r0, ये वाला फंक्शन ऐसे बन जाएगा ln r बाई r0 इक्वल टू e रेज टू पावर सॉरी इक्वल टू अल्फा टी या अल्फा डेल्टा टी, जो भी है। अगर मैं 0 से t कर लगा रहा हूं तो अल्फा टी लिख दो, 0 से डेल्टा टी लगा रहा हूं तो चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से लिख दो। अगर अल्फा वेरी स्मॉल हो जाए, अल्फा को कहते क्या है, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन अल्फा का वैल्यू वेरी स्मॉल हो, यानी कि 1 से बहुत छोटा, 1 प्लस अल्फा टी लिखा है, तो मतलब अल्फा टी का वैल्यू 1 से बहुत छोटा, ऐसा बहुत छोटा नंबर चले तो हम समझ जाएंगे कि छोटे मोटे टेम्परेचर के साथ ये जो अल्फा टी वाला टर्म है ये भी बहुत स्मॉल होगा। अगर ये सब अल्फा टी वेरी स्मॉल नंबर चल रहा है तो ये जो e रेज टू पावर अल्फा टी है ये बाइनोमियली एक्सपैंड करके, मतलब इसका सीरीज e रेज टू पावर अल्फा टी का अगर सीरीज ओपन करे तो 1 प्लस अल्फा टी, e रेज टू पावर x इज 1 प्लस x। वैसे तो x स्क्वायर बाई 2 x क्यूब बाई 3 आगे वाले टर्म भी होते हैं, लेकिन वो सारे टर्म हमने इग्नोर कर दिए अगर x 1 से बहुत छोटा। तो अल्फा टी अगर बहुत छोटा है तो 1 प्लस अल्फा टी लिख देंगे, यानी आंसर आ जाएगा r0 1 प्लस अल्फा टी। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है और अल्फा के वैल्यूज भी नहीं गिवन है तो आप ये लेके चलिए, लेकिन रेजिस्टेंस में अगर बड़ा चेंज है और टेम्परेचर में भी बड़ा डिफरेंस है तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से करिए। अगर छोटे चेंज हैं और अल्फा के वैल्यूज छोटे दिए हैं तो स्मॉल चेंज वाले फंक्शन के करिए। तो ये स्मॉल चेंज वाले फंक्शन हैं और ये लार्ज चेंज वाले फंक्शन हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि लार्ज चेंज हो रहा है कि स्मॉल चेंज हो रहा है? अगर किसी क्वेश्चन में रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 से बढ़ के 20 हो गया, अरे यार तो 10 से बढ़ के 20 डबल हो गया, 100% चेंज हो गया, लार्ज चेंज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डाल दो। अगर किसी सवाल में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस 100 ओम था अब 100.1 ओम है, तो तुम कहोगे 100 के सामने 0.1 ओम का चेंज हुआ, इट इज वेरी स्मॉल चेंज, तो आप लीनियर फंक्शन में डाल दीजिए। फंक्शन नॉर्मली एक्सपोनेंशियल है, लेकिन छोटा सा पार्ट देख रहे हैं तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ऐसे अलॉय भी बना सकते हैं जिनका अल्फा का वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है तो बड़े चेंज इन टेम्परेचर पर भी स्ट्रेट लाइन दिखता है। अगले पेज पे मैंने ऐसा ही अलॉय का एक डायग्राम बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में ये नाइक्रोम के नाम से दिया हुआ है। इसमें ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, यानी अल्फा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है इसका, यानी टेम्परेचर के साथ ये चेंज ही नहीं हो रहा ऑलमोस्ट। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, कुछ ऐसे हमने सिस्टम बना रखे हैं जिसमें हीट ज्यादा डेवलप होती है, तो हम चाहते नहीं रेजिस्टेंस ज्यादा बदले, नाइक्रोम से बना देते हैं ऐसे अलॉय, ऐसे वाले सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह नाइक्रोम वाला वायर लगाएंगे। दूसरा, एक सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, जैसा मैंने रेजिस्टेंस का फंक्शन बनाया है। इसको हटा दें, ये तो पहले से ही लिखा हुआ था। रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर का, रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन है तो रेजिस्टिविटी भी वैसे फंक्शन है, 1 प्लस अल्फा टी स्मॉल चेंज, अल्फा स्मॉल टी स्मॉल, रो नॉट ई रेज टू पावर अल्फा टी लार्ज है, लार्ज मतलब 1 के कंपैरिजन में है ऐसे। यहां पे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। नॉर्मली मतलब छोटे टेम्परेचर पर भी एक्सपोनेंशियली, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते हैं। और कोई भी मेटल का लीनियरली इंक्रीज होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है, एक सवाल लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इन सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ये सही लिखा है।
इन अ कंडक्टिंग सॉलिड रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर है तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा रैंडम वेलोसिटी होगी तो ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ये भी ट्रू है। लेकिन कंडक्टर सॉलिड सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर रहा, इसका मतलब है दोनों ट्रू तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट रीजन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट अलग अलग ट्रू है। चलिए, यह सवाल में लिखा है करंट वोल्टेज ग्राफ, ये करंट यहां बना हुआ है और यहां वोल्टेज ग्राफ। मैंने बोला था कि करंट और वोल्टेज का ग्राफ में करंट ऊपर वोल्टेज नीचे बनाओ तो ये जो स्लोप आएगा ये स्लोप रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर है, यानी 1/r का फंक्शन है, क्योंकि I इज इक्वल टू V/r बनेगा। तो ये 1/r है, तो ऐसा लग रहा है कि T1 का स्लोप ज्यादा है, यानी कि 1/r ऑफ T1 इज ग्रेटर देन 1/r ऑफ T2। इसको थोड़ा देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि R T1 इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ एट T2। इसको देख के हमें यह पता चल गया कि रेजिस्टेंस T1 पे ज्यादा कम है और T2 पे ज्यादा है। तो जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो टेम्परेचर बड़ा होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि T1 से T2 टेम्परेचर बड़ा, क्योंकि T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम है। तो ये दोनों, क्योंकि मेटालिक वायर के लिए अगर सेमीकंडक्टर होता तो उल्टा लिखना पड़ता, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा लिखा है वहां का टेम्परेचर कम, यहां पे जैसा टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो हमारा आंसर बोल रहा है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, ट्रू है या फॉल्स? आंसर है ट्रू। चलिए, एक कलर कोडिंग का सिचुएशन और होता है, ये भी जो है आपको देखने को मिलेगा किसी किसी सवाल में, कभी कभी पूछते हैं भाई, इसलिए इसको भी एक बार देख के जाना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या ये हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा दिख तो रहा है, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूं। फिर ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे कलर कोडिंग के हिसाब से क्या है कि जैसे कम पढ़े लिखे लोग या जो रेजिस्टेंस का साइज अगर बहुत छोटा है तो नंबर लिखना और उसमें यह बताना कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ये कई बार पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर कलर के बैंड बना दे और कोई कलर ब्लाइंड ना हो तो देख के वो तो बता सकता है ये रेड कलर का बैंड बना है, ये व्हाइट कलर का बैंड है, ये ब्लू कलर का बैंड है, तो वो बैंड के हिसाब से कुछ नंबर डिफाइन कर रखे हैं। अगर किसी बच्चे को ये पढ़ा दिया जाए या लैब में ये लगा दिया जाए कि जो जो कलर दिखे उसके हिसाब से नंबर डिफाइंड है और वो नंबर को आप मतलब वो नंबर को सही तरीके से अरेंज करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कलर कोडिंग में नंबर आपको याद रखने हैं। कैसे? ये नंबर पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है, नंबर ब्लैक से व्हाइट की तरफ चल रहे हैं, यानी ऊपर सबसे ब्लैक है, नीचे व्हाइट है, व्हाइट के नीचे भी और है, लेकिन वो टॉलरेंस या एरर है। एरर मतलब टॉलरेंस या मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो यहां पे ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाना है, ब्लैक के नीचे ब्राउन, बस दो ही कलर याद रखने हैं, ब्लैक के नीचे ब्राउन, ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाना है, ब्लैक के नीचे ब्राउन है और उसके बाद विबग्योर है, लेकिन विबग्योर की जगह वबग्योर है बस। तो मैंने वैसे तो गाना बना रखा है, लेकिन जैसे आपको रेनबो में याद होगा कि 7 कलर्स होते हैं, लाइट के 7 कलर्स होते हैं और विबग्योर हम लोग बोलते हैं। विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। तो विबग्योर का वबग्योर हो गया है, इंडिगो कलर नहीं होता बस। तो ऊपर से नीचे से ऊपर विबग्योर या उल्टा, वबग्योर का उल्टा। तो यहां देखो ब्लैक है, ब्राउन है, विबग्योर का रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। इंडिगो केवल नहीं है, 6 कलर्स हैं। तो हमारा जो रेनबो है उसके 6 कलर्स हो गए इंडिगो छोड़ के, ऊपर ब्लैक ब्राउन, नीचे व्हाइट। ब्लैक ब्राउन, विबग्योर का उल्टा, इंडिगो नहीं है और व्हाइट। लेकिन सर इसको तो बहुत याद करना पड़ रहा, उसके लिए स्टेटमेंट याद करके गए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये जहां पर आपको कलर दिख रहा है वही जो ग्रीन कलर से लेटर बना हुआ है वही कलर एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीबी रॉय। तो ये हो गए 5 कलर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में ये ब्लू हो गया, बीबी रॉय। तो रेड, ऑरेंज, येलो,
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, G, B, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, फिर गुड वाइफ, ग्रे एंड व्हाइट। तो बीच में आखिरी में ग्रे और व्हाइट एक्स्ट्रा आ रहे, ग्रे एंड व्हाइट, ठीक है। और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर बैंड, मतलब बैंड के ऊपर लाइन तो होगी लेकिन कलर नहीं होगा। अब इसको करना क्या है, जैसे आपको बैंड्स दिखे उसमें अगर 4 बैंड्स हैं तो पहला बैंड फर्स्ट डिजिट बताएगा, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट बताएगा, और तीसरा बैंड 10 का पावर बताएगा, रेजिस्टेंस की पावर कितने किलो ओम का, कितने पावर का है, ठीक है। रेजिस्टेंस में ओम के ऊपर कितनी, 10 के ऊपर कितनी पावर है। तो पहला हो गया फर्स्ट डिजिट, दूसरा हो गया सेकंड डिजिट, और तीसरा हो गया पावर। जरा कोशिश करते हैं। तो हमारा यहां पे ग्रीन कलर का बैंड है, फिर ब्राउन कलर का बैंड है, फिर ब्लैक कलर का बैंड है, और फिर गोल्ड कलर का बैंड है। गोल्ड कलर यानी कि वो 10% एरर बताएगा, 5% एरर इसमें अलाउड है, या 10% वेरिएशन हो सकता है, या 20% हो सकता है। तो अब ग्रीन के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो 5 है। एक मिनट, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो 5 है, और ब्राउन के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो 1 है, और ब्लैक के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो 10 का पावर 0 है। तो बस आपको इसी हिसाब से वैल्यू, फर्स्ट डिजिट 5, सेकेंड डिजिट 1 इंटू 10 का पावर 0 और प्लस माइनस 5%, क्योंकि गोल्ड का परसेंटेज 5% दिया, 5%। तो ये जो प्लस माइनस के साथ हम एरर लिखते हैं वो लिख दीजिए, बस आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें येलो है, रेड है, ब्लू है और सिल्वर है, येलो, रेड, ब्लू एंड सिल्वर, येलो, रेड, ब्लू एंड सिल्वर। तो येलो के करस्पॉन्डिंग आपको लिखना है नंबर 4, रेड के करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है 2, और ब्लू के करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है 6, तो इंटू 10 का पावर 6, और सिल्वर के करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना है 10%, प्लस माइनस 10%, ऐसे हो गया। तो किसी भी कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1-2 बार सवाल आया है, लेकिन 1-2 बार ही आया है, बहुत बार नहीं आया है, तो हम लोग उसके बारे में ज्यादा पीएचडी नहीं करेंगे। केवल कलर देख के हम लोग रेजिस्टेंस बता लें, ऐसा इतना प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। ठीक है, अब सिंपल रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो जल्दी से लिख लेते हैं। आर इफेक्टिव इज, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा बच्चों, ये सबको पता रहता है, और जो चीज सबको पता है उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं। पैरेलल में 1/R इफेक्टिव इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और पैरेलल में जो जैसे करंट आई जा रहा है मान लो, तो करंट डिवाइड होगा, लेकिन करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां कम करंट। तो टोटल करंट मान लो आई है, या टोटल करंट आई है, तो आई इंटू 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा लिख दीजिए। अगर I2 लिखना है तो टोटल करंट दिया है I इंटू 1/R2 अपॉन 1/R2 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो डिवीजन ऑफ करंट थोड़ा सा जल्दी से याद कर लेना होता है। लेकिन अगर आप मतलब जैसे 2 रेजिस्टेंस हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ऐसे चलाओ। अगर नंबर्स गिवन रहते हैं तो ये तरीका फास्टर काम करता है। तो आपने जैसे R1 R2 वाले को पैरेलल में जोड़ दिया, जो आया उसको R3 के साथ फिर से पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, फिर जो आया उसको फिर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बार बार ऐसे करते जाइए तो आंसर आ जाएगा। और अगर वैल्यू सेम है तो जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसी नंबर से डिवाइड, जैसे R के 2 आ गए तो R/2 हो गया, R के 3 आ गए तो R/3 हो गया। ये भी थोड़ा फास्टर याद रखना है।
अब जैसे यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवीजन कैसे होगा, करंट आई आ रहा R1 R2 में जा रहा है, मैंने बोला था करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड होता है, लेकिन दो ही है तो उल्टा लिख देना है। मतलब अगर I1 का करंट निकालना है तो टोटल करंट इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और अगर I2 का वैल्यू निकालना है तो टोटल करंट इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी ज्यादा रेजिस्टेंस में कम करंट और कम रेजिस्टेंस में ज्यादा करंट जाएगा। ठीक है, अब ये सीरीज पैरेलल के इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में करते हैं क्योंकि इसमें बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन चलो कर ही लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस यहां बैटरी के साथ लगा रहता है, ये 1.5 कितना दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस R, आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस रीड्स 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ ईच सेल। अच्छा, यहां पे दो बैटरी लगी हैं 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट की, इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है। तो अभी तो बैटरी वैसे हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मान लीजिए बैटरी सीरीज में होती है तो वोल्टेज भी ऐड हो जाते हैं, रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है। ये 10 और 15 है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दे तो 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10, ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया 6 ओम। जरा ध्यान से देखो, और आगे का 2 ओम सीरीज में है तो R इफेक्टिव का वैल्यू आ गया 6 प्लस 2 यानी 8 ओम। दो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में है तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस 6 8 प्लस 2R, मतलब इन तीनों का मिला के 8 हो गया, और R के दो इंटरनल बैटरी के रेजिस्टेंस और हो गए 8 प्लस 2R। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पे वोल्टेज का वैल्यू, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है। अगर ये 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट ही होगा। अगर ये दोनों 2 वोल्ट के हैं और बैटरी 1.5 और 1.5 यानी 3 वोल्ट की है तो अच्छा, दो लोगों को डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें करंट जाएगा 2 वोल्ट अपॉन 15, मतलब इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस था 6 था और वोल्टेज 2 है, यानी कि इधर दोनों मिला के जो 6 है ऐसे बन गया, एक रेजिस्टेंस 6 का हो गया और एक रेजिस्टेंस 2 का हो गया, एक बैटरी 3 वोल्ट की हो गई और एक रेजिस्टेंस यहां 2R का हो गया। अब इसका वोल्टेज 2 वोल्ट दिया है तो मैंने देखा कि यहां पे करंट निकल सकता है, वोल्टेज 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस दोनों का मिला के 6 ओम है, तो करंट सर्किट में चल रहा है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस यानी 1/3 एंपियर। लेकिन जो इन दोनों का मिला के जो करंट होगा वही बैटरी से निकलने वाला करंट होगा। तो टोटल बैटरी 3 वोल्ट की है और टोटल रेजिस्टेंस 8/2R 8 प्लस 2R है, और ये जो रेजिस्टेंस बनेगा ये रेजिस्टेंस 1/3 के ही बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का मिला के जो करंट आ रहा है वही करंट यहां से निकल रहा होगा। तो अभी दोनों को जरा करते हैं, तो 8 प्लस 2R का वैल्यू आ गया 9, तो 2R का वैल्यू आ गया 1, R का वैल्यू आ गया 0.5, तो आंसर 0.5 ओम का हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। इसी तरीके से यह भी सीरीज पैरेलल का सिंपल सवाल है, बोल रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के बीच में, पॉइंट्स ए एंड बी। तो आपको जैसे जंक्शन पकड़ने हैं, जैसे सबसे इधर वाला जंक्शन चलते हैं, यहां करंट डिवाइड होगा, यहां डिवाइड होगा, यहां डिवाइड, यानी कि ये सब रास्ते ऑलमोस्ट पैरेलल बनने वाले हैं, लेकिन ये जो करंट है इसमें दोनों में सेम करंट जाएगा। तो अगर मैंने एक पॉइंट को सी पॉइंट लिखा तो ए से ये घूमते हुए ए से सी का रास्ता ये भी है ए से सी का, तो ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल हो गए, पहले ये दोनों सीरीज हो गए। तो 3 + 3 6 और 6 मिलके 3, मतलब ये दोनों ब्रांच मिलके 3 हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फिर ये 3 इस 3 से मिलके हो जाएगा 6 और 6 मिलके हो जाएगा 3, यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक ए से डी का रेजिस्टेंस हो जाएगा 3। 3 और 3 मिलके हो जाएगा 6, 6 और 6 मिलके फिर से ये इन पूरे ब्रांच का ए से ई का रेजिस्टेंस हो जाएगा 3। 3 और 3 मिलके हो जाएगा 6, 6 और 3 मिलके हो जाएगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3, आंसर आ गया 2। ठीक,
एक और सवाल कर रहे हैं, हालांकि इसको हम अलग अलग बहुत मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है, इसलिए इसको अपने सिंपलेस्ट मेथड से करेंगे। व्हाट इज अ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब सीरीज या पैरेलल का सवाल है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, R3 R4 ये 20 है, ये 20 R5 है, ये 25 है और R4 का वैल्यू 5 है, तो 25 और 25 टोटल हो गया 50। R2 का वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 50/60 कर देंगे तो कैंसिल करके ये 50/6 या 25/3 ऐसा हो जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को x और इसको y बोल दूं तो x से y के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आ गया। R1 का वैल्यू 15 है और R6 का वैल्यू 30 है, तो 15 प्लस 30 प्लस 25/3 ये टोटल R इफेक्टिव आ गया। अब पूछा है व्हाट इज अ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल R इफेक्टिव को बैटरी का EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट फ्रॉम द बैटरी आ जाएगा। बैटरी का वोल्टेज 15 है, ये आई थिंक 45 इंटू 3 करा तो 135 प्लस 25, 135 प्लस 25 इज 160, 160/3, 5 से डिवाइड कर दिया, यहां 3 लिख दिया और ये 5 से डिवाइड कर दिया 32 लिख दिया, यानी आंसर आया 9/32। तो इस तरीके से सॉल्व किया तो हमारा सिंपल आंसर आ गया। आपको सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज ऐसे सॉल्व करना है। तो बैटरी से आगे चलो और देखो कि कहां करंट डिवाइड हुआ। जहां पे रास्ते दो बनते हैं वहां पे पैरेलल आता है, पहले पैरेलल सॉल्व कर दो, बाकी पीछे वाले सर्किट के साथ फिर उसको सीरीज ऐड कर दो। तो ये तीनों सीरीज, और क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में ये दो रास्ते बन रहे हैं तो ये दोनों रास्ते पैरेलल। अगर दोनों रास्ते को पैरेलल में ऐड कर दिया तो ये दो नहीं रह जाएंगे, एक पाथ हो गया, फिर ये एक पाथ और एक, ये तीनों एक ही रास्ते बन गए तो करंट सेम हो गया, तो ये सीरीज हो गए। पहले पैरेलल ऐड कर लो फिर सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो अब सर्किट्स में क्या क्या एलिमेंट हमको देखने को मिलते हैं इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं और फिर एक बार उसको कैसे डील करना है, अलग अलग चीजों को कैसे समझना है वो देख लेंगे। सेल और बैटरी। बैटरी एक डिवाइस आपको ऐसे फोटो के साथ दिखेगी, हर सर्किट में ऐसा ही फोटो बैटरी का बना हुआ है, तो ऐसे वाले फोटो को सेल या बैटरी के नाम से जाना जाएगा। रेजिस्टेंस आपको इस तरह के पिक्चर से दिखेगा, कैपेसिटर ऐसे दिखेगा। कैपेसिटर का एक पॉजिटिव प्लेट होगा, नेगेटिव। करंट फ्लो करने के डायरेक्शन के हिसाब से एक हायर पोटेंशियल ये होगा और दूसरा लोअर पोटेंशियल होगा। हमें कैसे पता चला हायर ये है लोअर ये है? क्योंकि करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो होता है, इसलिए करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है वह हमें दिखेगा उस डायरेक्शन के मतलब उस डायरेक्शन का इनिशियल पॉइंट हायर पोटेंशियल पे और रेजिस्टेंस के दूसरे अक्रॉस द रेजिस्टेंस दूसरा जो एंड है वो लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट में वोल्टेज डिक्रीज होता है। ऐसे ही बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो छोटा वाला डंडा नेगेटिव लोअर पोटेंशियल और ऊपर वाला हायर पोटेंशियल। अब देखो, अगर ये बैटरी का वोल्टेज V दिया है, मान लो V दिया है, EMF E भी दे सकता है, ठीक है, मान लो V है, तो आपको ये बोलना है कि यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस लेके चले तो प्लस V आंसर है। प्लस क्यों है? क्योंकि हमने एरो बनाया राइट में चलने का और हम चल रहे हैं बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पोटेंशियल पे, तो लोअर से हायर जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, बढ़ते वोल्टेज को प्लस लिखना, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। जैसे इस केस में अगर मैं राइट में चल रहा हूं और करंट भी राइट में ही है तो हम कहेंगे डेल्टा V का वैल्यू -IR। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि करंट I है, रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू तो I इंटू R होगा ओम्स लॉ से, लेकिन माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हम चल रहे हैं हायर पोटेंशियल एंड से लोअर पोटेंशियल। ये हमें कैसे पता चला? देखो, हमारे चलने का डायरेक्शन करंट से मैच कर रहा है और करंट हमेशा मूव करता है हायर से लोअर। तो अगर हम करंट के पैरेलल चल रहे हैं, रास्ते को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल हायर होगा और ये लोअर होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो -IR लिख दिया। अगर मैं उल्टा आ रहा हूं तो +IR, मतलब अगर किसी सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R है और मैं ऐसे क्रॉस करते आऊंगा तो डेल्टा V का वैल्यू ऐसे में +IR लिख दूंगा। IR लिखना है, लेकिन या तो +IR लिखना है या -IR। ऐसे ही कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट गए तो आंसर तो होता है Q/C, लेकिन हमको इस केस में लिख देना माइनस, क्योंकि मैं हायर से लोअर पोटेंशियल प्लेट पे जा रहा हूं, -Q/C। उल्टा कैपेसिटर क्रॉस करेंगे तो +Q/C। अब
थोड़ी देर ईएमएफ ऑफ बैटरी को समझते हैं। बैटरी होता क्या है? बैटरी एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है gives constant potential difference between 2 points। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा। ये नहीं कहा कि फिक्स रहेगा, ये बोला कांस्टेंट हो जाएगा, यानी टाइम के साथ फिर चेंज नहीं होगा एक बार बैटरी अपना काम कर ले तो। हालांकि ये बात पूरी सच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैंने बोला हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आपको जो भी वोल्टेज दिखेगा वो टाइम के साथ फिर चेंज नहीं होगा। वो 8 दिख सकता है, 7 दिख सकता है, 10 दिख सकता है, लेकिन वो जो भी है वो फिक्स रहेगा। बैटरी में ऐसा हमने 2 टर्मिनल बनाया है, इस टर्मिनल के बीच में हमको एक इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस 2 तरीके से दिख सकता है, या तो बैटरी ऑलरेडी सर्किट में है और पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं, या बैटरी सर्किट में नहीं है और हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमको एक बैटरी की जरूरत है और हम एक दुकान में गए और मैंने बोला भैया 4 वोल्ट की बैटरी दे दो। उसने दे दी, ये लो 4 वोल्ट की बैटरी। हमको थोड़ा शक हुआ, हमने कहा हमको कैसे मालूम है ये 4 वोल्ट की बैटरी है कि नहीं? उसने कहा छू के देख लो। हमने बोला छू के देखने से तो हमको मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि 4 वोल्ट से कितना झटका लगेगा हमको आइडिया नहीं है। तो उसने कहा देखो मेरे पास एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ये ऐसा जादुई डिवाइस वोल्ट मीटर हमने बनाया है। वोल्ट मीटर डिवाइस है, बिल्कुल आइडियल असली वोल्ट मीटर है, यानी ऐसा वोल्ट मीटर है जो सही रीडिंग देता है। हमने कहा अच्छा हाँ, अच्छी रीडिंग वाला वोल्ट मीटर, बिल्कुल करेक्ट रीडिंग वाला। तो हमने कहा जरा बैटरी पे लगा के दिखाओ, अगर रीडिंग 4 वोल्ट आ गई तो हम समझ जाएंगे कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो इसने कहा ये जो 2 टर्मिनल निकल रहे हैं, एक वोल्ट मीटर के एक पॉइंट को इस हायर पोटेंशियल टर्मिनल से और दूसरे पॉइंट को लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से टच करके चेक करो। तो मैंने ऐसे टच किया तो रीडिंग 4 वोल्ट पे आ गई। तो मैंने कहा हाँ यार 4 वोल्ट मांगा, बिल्कुल 4 वोल्ट मिल रहा है। फिर मैं उस बैटरी को खरीद के घर ले आया। घर पे मैंने उसमें बल्ब लगाया तो देखा बल्ब जो है जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम चमक रहा था। तो हमने कहा यार ये बल्ब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कम चमक रहा है, यानी कि ये बैटरी का वोल्टेज जो हमें लग रहा था 4 वोल्ट, ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूं, उसके लिए मैं वोल्ट मीटर खरीद लाता हूं। तो मैं दूसरी दुकान में गया, मैंने बोला बिल्कुल असली सही रीडिंग देने वाला वोल्ट मीटर देना, गलत रीडिंग ना दे। उसने कहा ये लो वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही रीडिंग वाला। तो मैंने उस वोल्ट मीटर को खरीद के लाया, बिल्कुल सही गारंटीड अच्छा मेक इन इंडिया वोल्ट मीटर था। उसको लाके मैंने जब अपने बैटरी पे टच कराया और बल्ब चमक रहा है, मेरे बैटरी से कनेक्टेड है बल्ब और बल्ब चमक रहा है। मैंने जैसे ही बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया, देखो टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर बल्ब लग रहा है और बल्ब थोड़ा सा कम चमक रहा है, जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जितना मुझे आइडिया था कि 4 वोल्ट पे चमकना चाहिए, उससे थोड़ा कम चमक रहा है, ऐसा मुझे शक है। मैंने जब वोल्ट मीटर को ऐसे टच कराया तो मेरा वोल्ट मीटर का रीडिंग आ रहा 3 वोल्ट। मुझे आया गुस्सा, मैंने निकाला बल्ब रखा और लेके गया उस दुकान वाले के पास, बोला ये क्या दे दियो, ये तो वोल्ट मीटर गलत है, ये तो 3 वोल्ट की रीडिंग देता है। उसने कहा लाओ चेक कर लेते हैं। उसने रखा बैटरी और अपना वोल्ट मीटर निकाला और ऐसे टच कराया, 4 वोल्ट की रीडिंग आने लगी। हमने कहा तुम लल्लू बना रहे हो, तुम्हारा वोल्ट मीटर भी गलत है। ऐसा करते हैं मैं अपना वोल्ट मीटर लाया हूं, उससे चेक करके दिखाओ। तो उसने कहा लाओ अपना वोल्ट मीटर दो। उसने अपना वोल्ट मीटर टच कराया, मेरे वोल्ट मीटर में रीडिंग आने लगी 4 वोल्ट। ये क्या हुआ? मेरा भयंकर पोपट हो गया। उसने मेरी बहुत इंसल्ट करी, बोला यार पागल हो क्या तुम, लड़ने चले आते, तुम्हारे कोई काम नहीं है, 4 वोल्ट का है, तुम खुद ही चेक करके देख लो, अपने घर में ही चेक कर लेते, 4 वोल्ट दिखा रहा है। फिर मैं घर लेके गया, बल्ब लगाया, कम चमक रहा था, मैंने वोल्ट मीटर फिर से लगाया, फिर से 3 वोल्ट देने लगा। अब मेरा दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब मेरे घर में कोई भूत है जो बैटरी के वोल्टेज को कम कर रहा है। लेकिन खेल अलग है यहां पे। घर पे जब वोल्ट मीटर से रीडिंग ले रहे हैं तब बैटरी ऑलरेडी करंट ड्रॉ कर रहा है और करंट बल्ब में भेज रहा है। जब दुकान में वोल्ट मीटर की रीडिंग से देख रहे हैं तो बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है और बैटरी ओपन सर्किट में है। यानी ओपन सर्किट में जब बैटरी लगाओगे तो वोल्टेज की रीडिंग कुछ और आ रही है और जब बल्ब लगाओगे तो कुछ और आ रही है। ये जो खेल है, इनमें से ये जो 4 वोल्ट वाला चीज है, जब बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं होता, इस वैल्यू को, जब करंट ड्रॉ नहीं होता उस वैल्यू को हम जानते हैं ईएमएफ के नाम से। तो ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस
across terminals of battery in an open circuit. Open circuit का मतलब when current through battery is zero. When current through battery is zero. तब का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर आपको ईएमएफ पता लगाना है तो आप इंश्योर कर लीजिए कि बैटरी करंट तो नहीं बना रही है. अगर बैटरी से जरा भी करंट निकला तो फिर वोल्टेज का वैल्यू अलग दिखेगा और ईएमएफ का वैल्यू अलग हो जाएगा. खेल यह है कि ये ईएमएफ केमिकल रिएक्शंस पे डिपेंड करता है. अब ये केमिकल रिएक्शंस क्या है उसको भी थोड़ा ब्रीफली देखो. ये जो मैंने एक केमिकल सेल बनाया लेक्लांशे टाइप का, जिसमें कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस ऑलरेडी सॉल्यूशन में घूम रहे होते हैं. ये आयंस ऑलरेडी सॉल्यूशन में बहुत तादाद में हैं, हजारों लाखों आयंस हैं. इसमें दो अलग अलग मेटल के प्लेट्स मैंने लगाए और एक मेटल का प्लेट और दूसरा मेटल का प्लेट, उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से ऐसे सेलेक्ट किया कि ये वाला प्लेट इस पूरे सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करना चाहता है और दूसरे वाला प्लेट ऐसे मटेरियल का लिया जो केवल नेगेटिव आयन से रिएक्ट करना चाहता है. तो जैसे ही दोनों प्लेट मैंने एंटर कराए तो पॉजिटिव आयंस को दिखा, अरे यार हमारा साथी आ गया, तो वो ऐसे सरकते सरकते इस प्लेट पे जाके रिएक्ट करने के लिए जाएंगे और अपना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे चिपका के एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे इस मटेरियल के साथ. ये क्या रिएक्शन होगा इसकी मुझे चिंता नहीं, फिजिक्स में हमें वो सब रिएक्शंस की याद नहीं रखना. तो मान लीजिए ऐसा मटेरियल का प्लेट है जो एक आयंस को खींच रहा है, दूसरा प्लेट दूसरे आयंस को. तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एक प्लेट परमानेंटली नेगेटिव और दूसरा प्लेट परमानेंटली पॉजिटिव हो गया. पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स को हम इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं. अब ये इलेक्ट्रोड्स कैथोड्स और एनोड हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है. कहां से आया? अरे भाई जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट चिपक गए, प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, उसने इस प्लेट को हायर पोटेंशियल बना दिया और नेगेटिव वाले मतलब दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज चिपक गए, उसने उस प्लेट को नेगेटिवली चार्ज बना दिया. तो हायर पोटेंशियल प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज है. तो यहां से यहां तक के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज उल्टा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि यहां पे दो इफेक्ट लड़ाई कर रहे हैं. यहां का जो पॉजिटिव आयन है वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए पॉजिटिव प्लेट पे आना चाहता है, उसको पॉजिटिव प्लेट पसंद है, बेबी को बेस पसंद है. देखो इस प्लेट, इस चार्ज को ये पॉजिटिव प्लेट पसंद है. तो यहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं चिपक जा रहे? क्योंकि जो पहले पहुंच गए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन करेंगे. अब कहोगे अरे हां ये तो मामला बहुत सिंपल है. मान लीजिए किसी घर में 5 कमरे हैं और सभी लोग उस घर में रहना चाहते हैं, हजारों लोग, लेकिन जो 5 लोग पहले पहुंच गए उन्होंने कमरों को भर दिया, तो फिर बाकी लोग सड़क के बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं यार उधर से कोई निकले तो हम जाए. समझ गए क्या? ऐसा कई बार पब्लिक टॉयलेट में होता है, मॉल वॉल में, कि सारे यूरिनल्स भर गए हैं, अब तुम वेट कर रहे हो लाइन लगा के, कोई निकलेगा तो हम जाएंगे और कोई नहीं निकल रहा तो हम खड़े होके वेट कर रहे हैं. तो ये वाले आयंस वेट करते रहते हैं. जो आयंस पहले पहुंच गए उन्होंने इन जगह को या इस पॉजिटिव इसको हायर पोटेंशियल कर दिया है, जो कि रिपल्शन से इन चार्जेस को दूर रखना चाहते हैं. तो ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट पे क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि पॉजिटिव आयन का अट्रैक्शन केमिकल रिएक्शन कह रहा है कि यार इधर जाओ तो केमिकल रिएक्शन होगी, एनर्जी, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा. तो ये आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग डायरेक्शन में और केमिकल रिएक्शंस की टेंडेंसी की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्टेड है. तो हम दो तरह के फोर्स बोल रहे हैं, केमिकल फोर्स लेफ्ट में लग रहा है पॉजिटिव आयन पे और इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में लग रहा है, बैलेंस रहेगा. फिर मैंने क्या किया, बाहर एक बल्ब लगा दिया. जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस के बीच में बल्ब लगाया तो ये पॉजिटिव आयंस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बल्ब से चलते हुए इस तरफ भागने लगेगा, या बोलो इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके, क्योंकि वायर के अंदर कोई केमिकल नहीं है, उधर उसको कोई रोकने वाला, यहां पे केमिकल रोक रहा है चार्जेस को चलने से. समझ गए ना? ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी पॉजिटिव राइट में चले नेगेटिव लेफ्ट में चले, ऐसा होना चाहिए. लेकिन केमिकल रिएक्शन उल्टा धक्का दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा, बीच में बैलेंस है.
अगर आपने बाहर कोई बल्ब लगाया तो बल्ब में तार लगाते ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करने लगेगा। अब सोचो यहां पे मान लीजिए 100 चार्जेस थे, यहां पे 100 नेगेटिव चार्जेस थे, इधर से 1 सेकंड में 4 चार्ज निकल के इधर आ गए तो यहां 96 हो जाएंगे, यहां भी 96 हो जाएंगे। यहां के 4 चार्ज निकल के यहां गए तो यहां के नेगेटिव 4 चार्जेस को उसने न्यूट्रल कर दिया। तो आप कहेंगे भाई ये तो प्लेट का चार्ज कम हो गया। जैसे ही प्लेट का चार्ज कम होगा वैसे ही इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, इधर से सॉल्यूशन के जो आयन वेट कर रहे हैं, समझ गए क्या, इधर से यूरिनल से निकल के कोई दूसरे साइड से बाहर चला गया, यूरिनल खाली हो गया, तो जो आयंस वेट कर रहे थे उनमें से कुछ आयंस फिर से जाके चिपकने लगेंगे। तो यहां से सॉल्यूशन से आयन प्लेट पे चिपकने लगेंगे और वायर के थ्रू चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा। सर वायर के थ्रू चार्ज क्यों फ्लो करेगा? जैसे कैपेसिटर में हमने पढ़ा था, एक हायर पोटेंशियल कंडक्टर को लोअर पोटेंशियल कंडक्टर के साथ वायर से जोड़ दो तो करंट हायर से लोअर की तरफ चार्ज चलने लगता है और चार्ज आने पर हायर वाले का पोटेंशियल डिक्रीज करता है और लोअर वाले का इंक्रीज करता है। जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता चार्ज फ्लो होता रहता है। लेकिन यहां पे चार्ज फ्लो कभी रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, जैसे 96 चार्ज हुआ तो इधर से चार्ज अपने आप जा जाके प्लेट पे चिपकने लगेंगे। तो जब तक सॉल्यूशन में आयंस हैं तब तक ये चार्ज इधर से इधर फ्लो होता रहेगा और अंदर फ्लो होता रहेगा। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, यानी करंट इफेक्टिवली लेफ्ट में फ्लो होगा, और बाहर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेगा करंट के हिसाब से। तो आप कहेंगे यार बाहर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और अंदर करंट नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है, तो ये करंट एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। इस तरीके से चार्जेस भी मेंटेन रहते हैं प्लेट्स में और करंट भी लगातार फ्लो होता है जब तक आयंस है। एक बार सॉल्यूशन में जो आयंस हैं वो सारे चिपक जाएं और आयंस ही ना बचे तो बैटरी कहेगा यार अब कोई आयन ही नहीं है, अब मैं फेंकूं क्या, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव नहीं रह पा रहा, नेगेटिव नेगेटिव नहीं रह पा रहा, तब वोल्टेज अचानक कम होता जाएगा इस प्लेट का। ऐसे कहते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यानी जितनी भी केमिकल एनर्जी थी वो सब चिपक चिपक के एनर्जी रिलीज कर चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको एक खेल बताता हूं, उसको समझना। अगर किसी यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट से पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाओ और फिर अंदर आयंस के थ्रू यानी सॉल्यूशन के थ्रू नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लाके वापस रख दो, यानी ऊपर से आगे गए और नीचे से पीछे आके वापस क्लोज लूप में लाके यहां रख दो, जितना टोटल वर्क डन हुआ यूनिट चार्ज पे उसको ईएमएफ बोलो। लेकिन सर वर्क डन होगा क्यों? देखो बाहर मैंने बल्ब लगाया है, बल्ब एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को आप स्पीड ब्रेकर की तरह इमेजिन करो या फ्रिक्शन की तरह इमेजिन करो। मान लो एक ब्लॉक है जिसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खिसकाना है, तो उस ब्लॉक को खिसकाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फ्रिक्शन रोक रहा है। रेजिस्टेंस में भी समझिए कुछ ऐसा इफेक्ट है जो इस चार्ज को मूव करने से रोकता है। टकराते हैं ना इलेक्ट्रॉन तो चार्जेस रुकते हैं, इसलिए एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं दिखता, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज दिखता है, क्योंकि बार बार चार्ज एक्सेलरेट होता है, फिर किसी एटम से टकरा के रुक जाता है, फिर एक्सेलरेट होता है, टकरा के रुक जाता है। इसका मतलब चार्ज झटके झटके से आगे चल रहा है। थोड़ा सा एक्सेलरेट हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा एक्सेलरेट हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा एक्सेलरेट हुआ फिर रुक गया। तो हमको झटके से चलता हुआ चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसे ही जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स 15 न्यूटन है और हम भी 15 न्यूटन लगाएं तो ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते दिख रहा है लेकिन नेट फोर्स 0 है। हालांकि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, यह मेहनत समझो बैटरी को करनी पड़ रही है। रेजिस्टेंस में अपने आप एक ऐसा इफेक्ट है जो चार्ज को रोकना चाहता है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। इसका मतलब है चार्ज को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्रॉस करने में कुछ मेहनत करानी पड़ेगी, और जब अंदर से चार्ज फ्लो होके आएगा तो अंदर से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट आने पर भी बीच में जो सॉल्यूशन है उसमें से आयन को चला के लाओगे तो आयन भी आयन से टकराएगा और सॉल्यूशन के विस्कोसिटी से क्रॉस करता हुआ ऐसे तैरता तैरता नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पहुंचेगा। तो तुम कहोगे यार अंदर भी मेहनत लगेगी चार्ज को और बाहर वाले स्पीड ब्रेकर को या फ्रिक्शन को क्रॉस करने में भी मेहनत लग रही है। तो जो बैटरी है वो मेहनत कर रही है यहां से यहां पहुंचाने में और अंदर से यहां पहुंचाने में। ये दोनों मिला के जो टोटल मेहनत है वो ईएमएफ है।
और वो केमिकल रिएक्शंस का पर यूनिट चार्ज जो एनर्जी लिबरेटेड है वही ईएमएफ है, वो केमिकल रिएक्शन से मिल रही है। तो अगर एक चार्ज केमिकल यूनिट चार्ज केमिकल रिएक्शन करेगा तो जो एनर्जी लिबरेट होगी उसी को ईएमएफ कहते हैं। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है, ठीक है। अभी क्या है, मान लो 10 वोल्ट ईएमएफ का बैटरी है, इसका मतलब एक यूनिट चार्ज को यहां से यहां लेके जाओ और यहां से यहां लेके आओ वापस, तो टोटल एनर्जी जो खर्च होती है वो 10 वोल्ट है। सर वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूनिट चार्ज, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट चार्ज की जो एनर्जी है वो वोल्ट में आ जाएगी। जूल पर कूलम इज वोल्ट, तो यूनिट चार्ज बोल दिया इसलिए जूल हो गया। अगर मैं बोलता हूं यहां से यहां जाने में और यहां से वापस आने में ईएमएफ का मतलब जो टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज लग रहा है वो 10 वोल्ट है, वोल्ट में बोलना है, जूल पर कूलम। यहां से बाहर गए और बाहर अंदर से वापस आए तो 10 वोल्ट। लेकिन मैं अगर कह दूं कि अंदर क्रॉस करने में 2 वोल्ट खर्च हो रहा है तो बाहर कितना खर्च हो रहा है, तो तुम कहोगे बाहर 8 वोल्ट खर्च हो रहा होगा। तो हमारा जो ईएमएफ है वो फिक्स है, बाहर जो खर्च हो रहा है वो बाहर के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में लगा और अंदर जो खर्च हो रहा है वो अंदर के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में लगा। मान लीजिए किसी दिन मैंने बल्ब बदल दिया, ये बल्ब अलग है, मैंने बोला 10 वोल्ट ईएमएफ का बैटरी लगाया और बाहर 7 वोल्ट खर्च हुआ, तो अंदर के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कितना वोल्ट खर्च होगा? आप कहेंगे अंदर को क्रॉस करने में 3 वोल्ट आज खर्च हो रहा होगा। लेकिन किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर यहां पे तो रेजिस्टेंस या जो भी है एनवायरमेंट तो सेम है, तो यहां पे ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि ज्यादा चार्ज फिर चल के आएगा, पर यूनिट टाइम ज्यादा चार्ज चल के आएगा, करंट बढ़ जाएगा। फिर से कोशिश करते हैं, अगर मान लीजिए किसी सर्किट में हमने रेजिस्टेंस ऐसा लगाया जो बाहर 6 वोल्ट खर्च कर रहा है, उसको क्रॉस करने में 6 वोल्ट खर्च हो रही है, तो अंदर के रेजिस्टेंस को क्रॉस होने में कितना खर्च होगा? आप बोलो 4। उल्टा भी बोल सकते हो, किसी समय 10 वोल्ट ईएमएफ का बैटरी लगाया और उस बैटरी ने ऐसा करंट बनाया कि उसको अंदर क्रॉस होने में 3 वोल्ट अंदर ही खर्चा हो गया, तो बताओ बाहर वालों के लिए कितना वोल्टेज बता, कितनी एनर्जी बची? तो आप बोलेंगे यार 10 वोल्ट का बैटरी था, ईएमएफ 10 था, पर 3 वोल्ट अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला गया, तो बाहर के लिए कितना बचा? बाहर के लिए 7 वोल्ट बचा। यही पिक्चर आपको दिमाग में रखनी है कि ईएमएफ किसको बोल रहे हैं? ईएमएफ इज टोटल वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज लिखेंगे तभी वो वोल्ट में बनेगा। टोटल वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज बाय बैटरी in a closed loop through external and internal path। दोनों मिला दो, एक्सटर्नल पाथ पे एक वर्क हुआ और एक इंटरनल, दोनों मिला के जो टोटल होगा वो होगा। ईएमएफ जो बैटरी का है वो एकदम फिक्स होता है, वो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है और केमिकल रिएक्शन हर बार फिक्स है, तो ईएमएफ एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब देखो दूसरा, अभी कंक्लूजन बनाने की जरूरत नहीं है, 2-3 टर्म समझने के बाद आपका दिमाग सारे टर्म के कनेक्शन बनाएगा। इसलिए अभी अगर थोड़ा कम समझ में आया तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं तो मामला आपको और क्लियर होता जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं जैसे बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो आयंस फ्लो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, वो भी दूसरे आयन से टकरा के नेगेटिव से टकरा के ट्रैवल करेगा, तो हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस इनसाइड अ बैटरी अगेंस्ट फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, जो आयंस मूव कर रहे हैं अंदर, उनके मोशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस है जो उनको रोक रहा है, चाहे वो कोलिजन्स हो या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो या विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो। जब आयन ट्रैवल करेगा तो उसको कोई फोर्स रोकता रहेगा। इसी पूरे इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ट्रीटेड एज
ohmic resistance in series with terminals of the battery। आपको बस अगर कोई बैटरी है तो उसके टर्मिनल्स के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा, ये मानना है। मान लीजिए बाहर से मैंने एक बल्ब लगा दिया तो बल्ब में भी रेजिस्टेंस है, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। लेकिन बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन में करंट फ्लो होता है उसमें जो इफेक्टिव रुकावट आ रही है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर यूजुअल टर्म देखें तो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट हायर से लोअर चलेगा, बाहर से ऐसे, और अंदर लगता है लोअर से हायर करंट चलता हुआ। अंदर भी केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वजह से ये हायर हो चुका। मतलब अंदर केमिकल रिएक्शंस चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे जाए, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट पे जाए, इसलिए अंदर उल्टा करंट फ्लो के दिखता है कि सर अंदर तो फ्लो हो रहा है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट। आप तो बोलते थे कि चार्ज हायर से लोअर जा रहा है, ये तो लोअर से हायर जा रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये लोअर है, ये हायर है, लेकिन इसीलिए तो हमने ये आयंस भर रखे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और केमिकली ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो केमिकल रिएक्शन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, केमिकल फोर्स स्ट्रॉन्गर है। तो अंदर मैंने ऐसे बोला कि किसी मान लो पॉजिटिव आयन है, केमिकल फोर्स कहता है लेफ्ट में चलो, इलेक्ट्रिक फोर्स कहता है राइट में चलो, अंदर केमिकल फोर्स स्ट्रॉन्गर है। बाहर इलेक्ट्रिक फोर्स कहता है राइट में चलो, लेकिन बाहर केमिकल्स नहीं, वायर में कोई केमिकल नहीं, तो वहां कोई रोकता नहीं है, तो वहां तो राइट में चलेगा और यहां उल्टा चलेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो अंदर खर्च होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस इज आई इंटू स्मॉल आर। सर ये तो ओम्स लॉ लगा दिया, बिल्कुल ओम्स लॉ लगा दिया। अगर मान लीजिए सर्किट में करंट आई जाएगा तो इसके अंदर भी वही करंट आई जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर। अब मैं फिर से पूछता हूं आपसे, अगर मैं एक बैटरी खरीद के लाया था ई यानी 4 वोल्ट की, और मेरे बल्ब को मिल रहा है 3 वोल्ट, बल्ब चमक रहा है 3 वोल्ट पे, तो यानी कि मेरे बैटरी का 1 वोल्ट कहां चला गया। आप कहेंगे जो बैटरी ना बाहर के रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रही है, वही करंट उसको अंदर के रेजिस्टेंस से भी क्रॉस कराना पड़ रहा है, और अंदर के रेजिस्टेंस क्रॉस कराने में भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आ जा रहा है, यानी कि मेहनत या खर्चा हो जा रहा है, एनर्जी खर्च हो जा रही है। तो बताओ 4 वोल्ट की बैटरी खरीदे, बल्ब चमक रहा है केवल 3 वोल्ट पे, लगा के देख रहे हैं वोल्ट मीटर कह रहा 3 वोल्ट, तो वो 1 वोल्ट मेरा एक्स्ट्रा 4 में से कहां गया। आप कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी की 1 वोल्ट की ताकत खर्च हो गई। तो जो हम खरीदते हैं वो ईएमएफ है, लेकिन ईएमएफ के साथ मिलता है फ्री में इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके और इंटरनल रेजिस्टेंस के इफेक्ट को मिला के बनता है करंट, यानी बाहर और अंदर दोनों को मिला के एक करंट बनेगा, और वो करंट डिसाइड करेगा कि अंदर कितना ड्रॉप हो गया। जितना अंदर ड्रॉप हो गया उतना हट गया, तो बाहर के लिए थोड़ा ई से कम इफेक्ट है। इस सर्किट को मैं क्लोज्ड डिस्चार्जिंग सर्किट कहता हूं, जो सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, अगर मान लीजिए एक बैटरी है यहां पे ई की, और यहां एक करंट जा रहा है आई, तो बैटरी तो चाहता है कि पूरा पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट को मिले ई, लेकिन इसमें से कितना इस इंटरनल रेजिस्टेंस पे खर्च हो जाएगा, आप बोलेंगे आई आर खर्च हो जाएगा। तो बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना दे पाएगा, आप कहेंगे ई माइनस आई आर दे पाएगा। इस रिजल्ट पे ध्यान देना, क्योंकि आगे ये रिजल्ट काम आने वाला है हमारे। तीसरा टर्म है यहां पे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, और ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमें मिलता है इन एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। आप समझो, मेरे पास एक बैटरी है जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और उसमें मैंने एक बल्ब लगा दिया तो करंट फ्लो होने लगा। इस समय दोनों टर्मिनल्स को अगर मैं एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दूं, एक ऐसे डिवाइस से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हो, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है,
और यही पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट या इस बल्ब को मिल रहा होगा। ये वही 3 वोल्ट है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। बैटरी का ईएमएफ फिक्स रहता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस जो एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो हम लोग जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, आप फिर से समझो, मान लीजिए एक बैटरी है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस था। हमने क्या किया, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को अंदर घचपच बनाने के बजाय बैटरी के 2 टर्मिनल बनाए और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के वायर को एक नॉर्मल रेजिस्टेंस बना के बाहर निकाल दिया। तो अब अगर बैटरी का ये पॉइंट ए और ये बी है, तो ए और बी टर्मिनल्स है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होता है, लेकिन मैंने यहां से उठा के यहां लगाया, तो ये दोनों बैटरी के टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल ए और बी ये है। तो कोई बोलता है कि बैटरी का टर्मिनल किधर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के लेफ्ट में और रेजिस्टेंस के राइट में। पूरा ये बैटरी है। दिस टोटल टर्म इज अ बैटरी। ए एंड बी आर टर्मिनल्स। तो अगर मैंने टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उठा के यहां कर दिया, इसका मतलब अब जो बैटरी का नेट पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें अंदर कुछ खर्चा नहीं होगा, क्योंकि वो यहां खर्चा हो गया। तो जो टोटल खर्चा होता था वो केवल यहां से यहां लाने में आ गया। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलेंगे, और ए दोनों अक्रॉस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। थोड़ा लॉजिक बनाना फिर समझना। जैसे यहां पे है, ये 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी है। असलियत में इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर होना चाहिए। मतलब अगर यहां से चल के मैं यहां जाऊं तो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और फिर एक इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तब जाके क्लोज सर्किट मिलेगा ईएमएफ। लेकिन अगर इतने पार्ट को मैं काट के यहां रख दूं, इसको काट के यहां रख दूं, तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने यहां रख दिया। इसका मतलब है अब जो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था वो यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और इंटरनल वाला इधर आ गया, तो टर्मिनल प्लस इंटरनल मिला के ईएमएफ यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो मतलब एक ऐसा आइडियल बैटरी जैसा सिचुएशन बनाया कि कोई कहता है हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो आप ऐसे बैटरी बना दो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो, और इन दोनों पॉइंट पे ईएमएफ को 10 वोल्ट लिख दो, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो अंदर होता था उसको ही साइड में बना दिया। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमको एक सिंपल लॉजिक से अंदर 2 वोल्ट खर्चा हुआ और बैटरी का टोटल ताकत 10 वोल्ट था, तो मुझे टर्मिनल्स के, अब यहां टर्मिनल्स देखो यहां लेने पड़ेंगे, इन दोनों को टर्मिनल्स नहीं लेंगे क्योंकि अंदर के रेजिस्टेंस को साइड में लगाया घचपच बचाने के लिए। तो अब टर्मिनल्स ये दोनों पॉइंट हैं, तो यहां के बीच में आपको 8 वोल्ट दिख रहा है। तो बल्ब कहां लगाओगे, बल्ब जिन 2 पॉइंट के अक्रॉस लगाओगे वो टर्मिनल्स हो गए। इंटरनल रेजिस्टेंस को बाहर लेना, ये इफेक्टिव पिक्चर ऑफ बैटरी है। हम लोग ऐसे ही ट्रीट करेंगे, ईएमएफ को यहां लिख देंगे इन दोनों प्लेट के बीच में, और इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां साइड में। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। आप एक बार फिर इमेजिन कर लो क्या हो रहा है। हम एक बैटरी खरीद के, हमने बोला 4 वोल्ट का बैटरी दो, तो उसने जो दिया वो ईएमएफ था। उसने बोला ये कभी भी केमिकल रिएक्शन करती है, यूनिट चार्ज पे 4 वोल्ट एनर्जी देगी। लेकिन हमने जब बल्ब लगाया तो बल्ब 3 वोल्ट पे ही चमक रहा था। क्यों? क्योंकि वो 4 वोल्ट तो खर्च कर रही है बैटरी, उसमें से 1 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कराने में खर्च हो जा रहा है। तो मेरे बाहर के बल्ब के लिए कितना बच रहा है? 3 वोल्ट। हमें क्या फील हो रहा है कि बैटरी 3 वोल्ट की है, तो वो 3 वोल्ट क्या है? उसका एक्सटर्नल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसका ईएमएफ कितना है? 4 वोल्ट। तो हमको 4 वोल्ट तब क्यों दिख रहा है? जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, क्योंकि जब करंट नहीं खींच रहा है तो इंटरनल सर्किट में कोई खर्चा ही नहीं हो रहा। जब करंट ही नहीं बनाएगा बैटरी तो अंदर कोई खर्चा नहीं हो रहा। उस समय मेरा वोल्ट मीटर कह रहा है 4 वोल्ट देगी ये बैटरी, लेकिन जैसे ही करंट खींच रहे हैं वैसे ही अंदर खर्चा हो जा रहा है। तो ईएमएफ जो दिख रहा है वो बाहर के सर्किट में एक्चुअली कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिक पिक्चर आपको थोड़ी समझ में आ गई। जल्दी जल्दी 3-4 बातें करते हैं। मान लीजिए ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो हमने बोला आर एंड आर सीरीज में दिख रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमेशा ऐसे सीरीज में आ जाएगा। आर एंड आर सीरीज है,
ये दोनों पॉइंट टर्मिनल्स हैं, यानी रेजिस्टेंस से जो कनेक्टेड पॉइंट्स हैं वो टर्मिनल्स हैं। ये देखो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड, ये टर्मिनल्स हैं। तो अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछोगे तो हम VAB निकालेंगे, EMF पूछोगे तो ये है इन दोनों बड़े छोटे प्लेट के बीच में। करंट का वैल्यू निकालें तो E बाय R प्लस आर, यानी टोटल बैटरी है R प्लस आर। आप देखो E का वैल्यू हो गया I इंटू आर प्लस I इंटू आर, तो I इंटू आर का वैल्यू हो गया, I इंटू आर का वैल्यू हो गया E माइनस आई आर, और I इंटू आर को ही पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे TPD। आप ध्यान से देख लो, इसका वैल्यू मैंने TPD का निकाला, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, या तो I इंटू कैपिटल आर लिख दो, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो करेगा तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, I इंटू आर। और ये बैटरी कितने का है, E का, उसमें अंदर कितना खर्च हो गया, IR खर्च हो गया, तो E में से IR माइनस कर दे तो किसके बराबर है, I इंटू कैपिटल आर के। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। I का वैल्यू E अपॉन आर प्लस आर है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ER अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E से कम मिलता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड डिस्चार्जिंग सर्किट। ऐसे बैटरी को बोलते हैं डिस्चार्जिंग बैटरी, डिस्चार्जिंग बैटरी, डिस्चार्जिंग बैटरी। दूसरा है क्लोज्ड चार्जिंग बैटरी सर्किट। इस बैटरी में हमने यहां पे एक ऐसा सॉकेट लगा दिया जो सॉकेट बैटरी से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में सॉकेट से करंट बैटरी की तरफ चलेगा और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता हुआ यहां आ जाएगा। अब ये उल्टा है भाई, ये हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है, आपने कहा यार मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया, हमने सॉकेट में लगाया, तो तुम्हारा मोबाइल अगर 12 वोल्ट का है और सॉकेट 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट 220 से मोबाइल के अंदर घुसती है और मोबाइल के बैटरी को चार्ज करती है। तो करंट अगर उल्टा आता हुआ दिखाई दे तब आप बोलेंगे ये चार्जिंग बैटरी है। जब करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले तो आप बोलेंगे डिस्चार्जिंग बैटरी है, बैटरी खर्च हो रहा है, अभी चार्ज हो रहा है। अगर मैंने इस पोटेंशियल को 0 और इसको V0 बोल दिया तो यहां पे V0 लिख देता हूं, यहां 0 लिख देता हूं। अगर ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक E है तो ऐसे जंप किया तो इस पॉइंट को हमने लिख दिया V0 माइनस E और इसको लिख दिया 0। अब आप केवल इंटरनल रेजिस्टेंस को देखो तो उसके एक साइड में दिख रहा है V0 माइनस E और दूसरे साइड में दिख रहा है 0। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे V0 माइनस E माइनस 0 अपॉन स्मॉल r इक्वल टू करंट हो गया। अगर इसको इधर ले जाए तो V0 माइनस E इक्वल टू IR, तो V0 का वैल्यू E प्लस IR। आपने बोला अभी अभी तो सर आपने सिखाया था कि E माइनस IR होता है, बैटरी में से थोड़ा इंटरनल में खर्च होता था, बाकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, लेकिन बाहर अभी रेजिस्टेंस नहीं लगाया, बाहर उससे भी बड़ा बैटरी लगाया तो बैटरी चार्ज होने लगेगा। तो ये वाला वोल्टेज EMF भी प्रोवाइड करेगा, EMF को भी बैलेंस करेगा और इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब ये जो करंट है ये बैटरी की मर्जी से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस करंट को फ्लो कराने के लिए इस बैटरी को ताकत नहीं लगानी पड़ रही, एक्सटर्नल सॉकेट को ताकत लगानी पड़ रही है। तो एक्सटर्नल ताकत की, सॉकेट की ताकत क्या क्या बता रही है, एक्सटर्नल सॉकेट की ताकत इस बैटरी के EMF को भी ओवरकम कर रही है और रिमेनिंग वोल्टेज से अंदर करंट फ्लो करा रही। फिर से देखो, अगर मैं 10 वोल्ट के EMF के बैटरी को 20 वोल्ट के सॉकेट से जोड़ दूं तो बैटरी चार्ज होगा कि डिस्चार्ज? आप बोलेंगे 20 वोल्ट बड़ा है भाई, हायर से लोअर आएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी अगर चार्ज हो रहा है तो 20 वोल्ट का बैटरी 10 वोल्ट के EMF को तो पहले खा जाएगा, ओवरकम करेगा उसके अगेंस्ट, और जो बचा 10 वोल्ट है उससे इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा। तो E प्लस IR। अब आपको मैं 2 फोटो दिखा रहा हूं बच्चों, इनको याद कर लेना है। कभी बैटरी ऐसा दिखे और करंट ऐसे बाहर जाता हुआ दिखे, कोई पूछे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, आपको तुरंत बोलना है E माइनस IR। आपको ऐसा बैटरी दिखे और करंट अंदर आता हुआ दिखे, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऐसा है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बोलना है E प्लस IR। दोनों बैटरी में अंतर क्या है, ये बैटरी थकता जाएगा, ये बैटरी एनर्जाइज्ड होता जाएगा। ठीक है ना। 2 और सर्किट फटाफट देखते हैं। ओपन सर्किट, इसका मतलब है एक बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है लेकिन रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, कोई वायर से कनेक्ट नहीं किया, ये ओपन सर्किट हो गया।
तार तोड़ दिया, तो ओपन सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो बताइए इस सर्किट में करंट जीरो हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, अब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई है। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, उस समय का पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी से कोई करंट ना जाए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। मतलब अगर आपको वोल्ट मीटर लगा के ये पता लगाना है बैटरी का ईएमएफ क्या है, तो वोल्ट मीटर तब लगाना जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं होता, तब आएगा ईएमएफ। ये लिखा है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब जीरो रेजिस्टेंस। तो आप देखो, एक बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे जीरो रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ा, करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा, करंट बड़ा सारा फ्लो करेगा, तो करंट का वैल्यू हो गया E बाय आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अगर E माइनस आई आर निकाला तो E खुद आई आर के बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन I इंटू आर, आर खुद जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। मतलब अगर एक बैटरी खरीद के लाए, दो टर्मिनल हैं और उन टर्मिनल को बिना रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ दिया और फिर वोल्ट मीटर लगाया, तो आप कहेंगे यार वोल्ट मीटर का कोई रीडिंग नहीं आ रहा, क्या ये खराब बैटरी है? नहीं, बैटरी ठीक है, लेकिन तुमने बिना रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ा, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो सारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और वोल्ट मीटर कह रहा है कोई पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। तो ये चार तरह के स्पेशल सर्किट हमने देखे हैं, जिसमें से कोई ना कोई सर्किट आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, अगर ऐसे बहुत सारे बैटरीज हों, चलो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अब यहां तक हम लोग पहुंच गए, सारे नोट्स बना के मैं आपको भेज दूंगा और फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट कर देंगे। थोड़ी स्पीड तेज थी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर से जो भी समझ में नहीं आएगा उसको रिपीट कर देंगे। मेन मेन बातों को 5-10 मिनट रिपीट करते हुए चलेंगे। नमस्कार।